नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा के मात्रक व स्रोतों के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिटेल के अंदर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मनोबल बढ़े। तो शुरू करते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो देखिए, एग्जाम्स डेट आ रही हैं। ये सोचने के बजाय कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे बेटर है कि हम हमारे कर्म करें और हमारा कर्म है तैयारी करें, जी जान से तैयारी करें। इस तरीके से तैयारी करें कि जैसे ये हमारा लास्ट एग्जाम हो तो हमारा श्योर सिलेक्शन होगा। तो ऊर्जा के स्रोत की हम बात करें तो दो तरीके के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एक पारंपरिक स्रोत और दूसरा होता है वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। गैर पारंपरिक स्रोत में हम बात करें तो सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। आज के इस लेक्चर में हम पारंपरिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते क्या हैं? तो वे स्रोत जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे, ऐसे स्रोत जिनको हम बहुत करोड़ों सालों से यूज कर रहे हैं लेकिन अब वो नष्ट होने के कगार पर हैं। तो ऊर्जा के वो स्रोत जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे, या पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनको हम लंबे समय से प्रयोग में ले रहे हैं लेकिन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको हम कई वर्षों से यूज करते हुए आ रहे हैं, उपयोग में करते हुए आ रहे हैं। अब ये जो है अंत होने के कगार पर है, ये बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इन स्रोतों को हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये प्रयोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, कोयले को हम एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं क्योंकि कोयला जो है फिर राख में बदल जाता है। इसी तरीके से पेट्रोल जो होता है उससे बाइक चला लेते हैं और वो थोड़ा बहुत धुएं में नष्ट हो जाता है। तो हम इन स्रोतों का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर आधारित है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा के अनवीकरण स्रोत, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वही हैं जो कि लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं और वो खत्म होने वाले हैं, उनका बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जो खत्म हो रहे हैं, ऊर्जा के जो स्रोत खत्म हो रहे हैं उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये तीनों जो चारों पॉइंट है ये नोट कर लेना है, इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। उदाहरण के तौर पर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कोयला, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि। अब बात करते हैं सबसे पहले जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जीवाश्म जो होता है अंग्रेजी के फॉसिल शब्द से मिलकर बना है। अब जो लैटिन भाषा में फॉसिल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है खोद कर प्राप्त की गई वस्तु। लैटिन भाषा में जो फॉसिलस का जो शब्द मीनिंग होता है वो होता है खोद कर प्राप्त की गई वस्तु। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो अनवीकरण स्रोत होते हैं। अनवीकरण स्रोत क्योंकि ये कुछ समय बाद में खत्म हो जाते हैं, जो कि सीमित है, खत्म हो जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अब किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं? तो पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू, चट्टान के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। हुआ क्या था, करोड़ों वर्ष पहले जो थे कई पेड़ पौधे, जंगल, जानवर जो हैं वो मिट्टी के अंदर दब गए या बालू के अंदर या चट्टान के अंदर दब गए, लेकिन वो पूर्णतया नष्ट नहीं हुए, कुछ पदार्थ उनमें शेष बच गया। तो
तो जो पदार्थ जो बच गया है, जो पदार्थ जो बना है, उसको हम जीवाश्म कहते हैं। तो बिल्कुल सरल सी परिभाषा है कि मृत पेड़ पौधे या जानवर जो कि मिट्टी के अंदर दबे रह गए, तो उनसे जो पदार्थ बना है उन्हें जीवाश्म कहते हैं, और इनसे जो ईंधन मिलता है उनको जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल गैस। तो देखिए, कोयला जीवाश्म ईंधन है, जल गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। सही आंसर जो होगा इसका वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? गैस है जो कि वायुमंडल में है, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये खत्म भी नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, बायोगैस, एलपीजी, प्राकृतिक गैस। तो वही कोयला तो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। एलपीजी भी जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि पेट्रोलियम का जब संशोधन करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब एलपीजी हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो बच गया क्या? बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? सड़े गले पदार्थ या लकड़ी वगैरह, उनको हम सड़ाकर जो मेथेन गैस बनती है उससे हम खाना बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, कोयला। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, जिनसे हम बिजली वगैरह बनाते हैं। तो होता क्या है थर्मल पावर प्लांट? जिन संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन, कोयला या पेट्रोलियम का दहन करके उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे संयंत्र, ऐसे प्लांट जिसमें जीवाश्म ईंधन का हम उपयोग करते हैं, किस लिए? उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो ये हमें याद रखना है, उसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र कोयला या पेट्रोलियम के पास लगाए जाते हैं। ये पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? जहाँ पे कोयला इजीली अवेलेबल है, पेट्रोलियम इजीली अवेलेबल है। क्यों लगाया जाता है? तो उसके पीछे कारण ये है कि समान दूरी, अगर हम समान दूरी की बात करें तो कोयला या पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष, मोर इफिशियंट है। अगर समान दूरियों की हम बात करें तो कोयले या फिर पेट्रोलियम को ले जाने में और विद्युत को ले जाने में जो खर्चा जो आएगा, जो इफिशियंट होगा, वो विद्युत संचरण ज़्यादा इफिशियंट है। किसकी तुलना में? कोयला और पेट्रोल की तुलना में। कोयला और पेट्रोल की तुलना में हमें ज़्यादा नुकसान होगा विद्युत संचरण की तुलना में। इसलिए जो है, जो थर्मल पावर प्लांट है वो कोयला और पेट्रोलियम जहाँ मिलते हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो तापीय विद्युत संयंत्र से गत एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न, किसका संचरण अपेक्षाकृत अधिक दक्ष होता है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, विद्युत। तो अभी हमने डिस्कस किया है किसका संचरण इजी हो जाएगा? विद्युत का संचरण इजी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन जल, यूरेनियम, जैव मात्रा, जीवाश्मी ईंधन। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्मी ईंधन जो होते हैं वो उपयोग होते हैं। तो जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी हमने इस वीडियो में डाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये है एक तरीके से मॉडल कि थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ये भट्टी है, ये कुकर है। तो किस तरीके से वर्क करता है तो देखते हैं हम। ये भट्टी के अंदर हमने कोयला डाल रखा है, कोयले को हमने जलाया तो आग उत्पन्न हुई। आग उत्पन्न हुई तो कुकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी जो होगा उष्मा का अवशोषण करेगा।
यहाँ पर जो ये आग है, उष्मा है, वो उष्मा का अवशोषण कौन करेगा? पानी करेगा, और पानी किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। और यहाँ पर हमने ये पाइप सिस्टम लगा रखा है, ये भाप जो है इस पाइप में जाएगी और वो किधर से जाएगी? इधर जो ये एरो आपको दिखा रहा है, इधर ये भाप आएगी, और भाप जब आएगी तो भाप इधर से निकलेगी बाहर, और इस जो ये टरबाइन है, इस टरबाइन से टकराएगी, और टकराने पर क्या होगा? टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो डायनमो जो होता है, जनरेटर जो हमारा होता है, वो काम करेगा, और हमारा बल्ब जो हो जाएगा वो जल जाएगा, यानी बिजली बन जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करेंगे। तो ये जैसे भट्टी है, ये कोयला हमने जलाया तो आग लगी, अर्थात विज्ञान की भाषा में उष्मा उत्पन्न हुई तो जल जो है वो उष्मा का ग्रहण करेगा, और उष्मा का ग्रहण करके भाप बनेगी। भाप इस पाइप के द्वारा इस टरबाइन से टकराएगी, और टरबाइन से टकराने पर टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमने पर डायनमो यानी जनरेटर जो होता है वो हमारा काम करेगा, और वो बिजली बनाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले कौन सी ऊर्जा थी? उष्मा ऊर्जा थी। उष्मा ऊर्जा किसमें परिवर्तित हुई? उष्मा ऊर्जा किसमें परिवर्तित हुई? यहाँ पे डायनमो, ये जो टरबाइन है वो घूम रहा है यानी यांत्रिक कार्य कर रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, और यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ये हमें क्रम याद रखना है। तीसरा है जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये आपको सामने डायग्राम है हाइड्रो पावर प्लांट का। तो यहाँ पर ये क्या है? बांध बनाया हुआ है, और इस बांध के यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? पानी दिखा रखा है। तो ये मॉडल बना रखा है हमने। अब देखना, ये बांध का गेट खुलेगा, तो ये बांध का गेट खुल गया, और बांध का गेट खुलने पर क्या होगा? ये सारा का सारा पानी इधर आ जाएगा। तो ये पानी जो है वो इधर आ जाएगा, ये पानी धीरे धीरे खत्म होगा, और ये इधर आना स्टार्ट होगा। इधर आएगा तब ये किससे टकराएगा? टरबाइन से, और टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमने पर क्या होगा? यहाँ पे जो जनरेटर लगा हुआ है वो जनरेटर काम करेगा अपना, और जनरेटर काम करेगा तो जनरेटर से फिर क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी? पावर लाइन, या जो हमारी बिजली होती है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल सी वर्किंग है। पानी को हमने क्या किया है? इकट्ठा किया है। अब पानी को इकट्ठा करने का क्या मतलब है? उसको ऊंचाई तक लेके गए, और ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी होती है तो उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। फिर हमने क्या किया? इस गेट को खोल दिया। खोलने पर क्या हो गया? पानी बहना शुरू हुआ तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा ने क्या किया? टरबाइन पे अपना वर्क किया, टरबाइन पे बल लगाया, टरबाइन को घुमाया, तो गतिज ऊर्जा किस में बदल गई? यांत्रिकी ऊर्जा में। और यांत्रिकी ऊर्जा से हमें क्या मिल गई? विद्युत ऊर्जा। तो ये क्रम हमें याद रखना है। तो जल विद्युत संयंत्र को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं? जल विद्युत संयंत्र में बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई से गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या होता है कि हर बार लगभग बारिश हो जाती है, और बारिश होने पर जलाशय जो जाते हैं वो भर जाते हैं, इसलिए हमें पानी की कोई टेंशन नहीं होती है बिजली जो बनाने के लिए आवश्यकता है। इसलिए जो जल विद्युत ऊर्जा है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जो कि खत्म नहीं होगा। इसलिए याद रखना है ये हमें कि जो जल विद्युत संयंत्र है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। जल विद्युत संयंत्र से हानियां या नुकसान क्या क्या है उनके बारे में हम बात करें तो एक तो बांध के निर्माण में, बांध बनाना पड़ेगा पानी इकट्ठा करने के लिए, तो बांध के निर्माण के लिए हमें बहुत सारे जमीन चाहिए, उसके लिए कृषि योग्य भूमि और मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पानी होगा वहाँ पे खेती भी होती है, और बांध बनाने के लिए जमीन चाहिएगी, तो कृषि योग्य भूमि जो होगी और मानव आवास यानी आदमियों के जो घर होंगे वो भी डूब जाएंगे। सबसे बड़ा जो नुकसान वो ये है कि पेड़ पौधे और वनस्पति जो वो जल में डूब जाएगी, और जल में जब डूब जाएगी तो वो सड़ने लगेंगे जल के अंदर, और सड़ने से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस जो होगा वो उत्पन्न हो जाएगा। मीथेन गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है।
और तीसरा जो नुकसान है, बांध के निर्माण से जो लोग प्रभावित होते हैं उनका पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये नुकसान है जो कि हमें याद रखने हैं। और ये आज का हमारा वीडियो था। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था। अगले वीडियो में हम गैर परंपरागत स्रोत को लेकर मिलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।